देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है कि इजराइल देश बना कैसे। आप अगर देखेंगे तो इस दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा अत्याचार किसी जाति के ऊपर हुआ हो तो वो ये यहूदियों के साथ हुआ है। तो हिटलर एक ऐसा आदमी था जो जीव्स यहूदियों से नफरत करता था। उन यहूदियों को एक रूम में भरा जाता था और उस रूम में एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और वो लोग तड़प तड़प के वहां मरते थे। उनके बच्चों को अलग करके के लिए बस उनको गोली मार दी जाती थी। इस तरह से 1948 में इजराइल नाम के देश की स्थापना हुई और इजराइल जो अभी अभी देश बना था उसके ऊपर इस सारी कंट्रीज ने मिलकर अटैक कर दी। ये यहूदियों ने ठान ली कि या तो मर जाएंगे या तो सबको एक साथ मारेंगे। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा इन सारी कंट्रीज को इन यहूदियों ने मिलकर एक साथ हरा दिया। इस दुनिया में किसी एक यहूदी को भी अगर कोई मारता है तो उसकी क्या हालत करते हैं ये लोग, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। वो 11 खिलाड़ी जिस होटल में रुके हुए थे, 8 पैलेस्टीनी आतंकवादी घुस जाते हैं और उनको हॉस्टेज बना लेते हैं। सब आतंकवादियों ने वो सारे खिलाड़ी जो बचे हुए थे उनके साथ जो इजरायली खिलाड़ी थे उन सबको उन्होंने मार दिया। उस टाइम इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर यानी एक लेडी थी। यहूदियों का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा, इसीलिए हमें जवाब देना होगा। अरब लोगों को हमसे जो नफरत करते हैं उससे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करना होगा। और ऐसे एक एक करके वो लोग मरते गए और ये ऑपरेशन 18 साल तक चला था कि हम इजरायली, हम यहूदी इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई ही ऐसी है कि कोई अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपने देश को बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है और इस बार ये युद्ध बहुत बड़े मोड़ पे आ चुका है क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं और बहुत सालों से ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इस बार बहुत सारे इजरायली भी मर चुके हैं और बहुत सारे पैलेस्टीनियन लोग भी मर चुके हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक पूर्व भूमिका में समझा देता हूँ कि इजराइल देश बना कैसे। आप लोग जानते होंगे, आपने कोई बुक पढ़ी होगी या कोई वीडियो में आपने देखा होगा कि इजराइल देश बना कैसे है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके सिविलियन मर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी जाति के ऊपर हुआ हो तो वो ये यहूदियों के साथ हुआ है। ये इजरायली लोग जो है, जिसे हम लोग ज्यूस कहते हैं या यहूदी कहते हैं, इन लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो इस दुनिया में किसी के साथ हुआ नहीं है। जब दूसरी वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो हिटलर एक ऐसा आदमी था जो ज्यूस यहूदियों से नफरत करता था और इसने ये वर्ल्ड वॉर के दरमियान 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था और ऐसी मौत दी थी, उस मौत को देख के किसी इंसान की रूह कांप जाए। उन यहूदियों को एक रूम में भरा जाता था, इन यहूदियों में से बच्चे, बूढ़े और यंग लोगों को अलग किया जाता था, उनको एक रूम में भरा जाता था और उस रूम में एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और वो लोग तड़प तड़प के वहाँ मरते थे। उनके बच्चों को अलग करके एक चैम्बर में रखा जाता था जहाँ पे उनके डॉक्टर्स अलग अलग दवाइयाँ उनके ऊपर प्रयोग करते थे, उनके ऊपर अलग अलग इंजेक्शन प्रयोग करते थे, अलग अलग उनके ऊपर ऑपरेशंस किए जाते थे और उनको ऐसे मार दिया जाता था। सोचिए, जब जर्मनी के लोग जब घर पे या कहीं पर भी उनका फंक्शन रहता था तो उन फंक्शन वेटर के जॉब में ये लोग यहूदियों को रखते थे और उनसे वेटर का काम करवाते थे और जब उनका काम ख़त्म हो जाता था तो बस टाइम पास करने के लिए या मज़ा लेने के लिए बस उनको गोली मार दी जाती थी। उनके बच्चों को गोली मार दी जाती थी बस खाली मज़ा लेने के लिए। तब ये सब अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद एक मांग उठी कि यहूदियों का भी एक देश होना चाहिए, ज्यूस का भी एक देश होना चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पर राज करती थी, उन्होंने एक निर्णय लिया और बाल्फोर डिक्लेरेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया पैलेस्टीन जो जगह है उस जगह में एक यहूदियों का भी देश होना चाहिए। और इस तरह से 1948 में इजराइल नाम के देश की स्थापना हुई और उस पैलेस्टीन में 55% पैलेस्टीन को दिया गया, 44% यहूदियों को दिया गया। और जेरूसलेम जो दोनों के लिए पवित्र जगह मानी जाती है, इस्लाम के लिए भी, यहूदियों के लिए भी और क्रिश्चियनिटी के लिए भी, तो उस जेरूसलेम को उन्होंने यूएनओ के पास रखा। मगर जैसे ही यहूदियों का देश इजराइल बना तो उसके आसपास जितने भी अरब कंट्रीज़ है उनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये हमारे देश में, ये हमारे इलाके में ये कौन यहूदी यहाँ पर आके बसने लगे, और उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसी साल उनके ऊपर अटैक कर। और इजराइल जो अभी अभी देश बना था उसके ऊपर इस सारी कंट्रीज ने मिलकर अटैक कर दिया। जानते हैं इजराइल ने क्या किया? इजराइल के यहूदियों ने सोचा हमारा जो ये देश बना है, अगर ये देश मिट गया तो पूरी दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिट जाएगा, फिर यहूदी बचेंगे ही नहीं। इनके पास करो या मरो का ही ऑप्शन था। तो ये यहूदियों ने ठान ली कि या तो मर जाएंगे
या तो सबको एक साथ मारेंगे। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इन सारी कंट्रीज को इन यहूदियों ने मिलकर एक साथ हरा दिया। हरा तो दिया ही, लेकिन जितना एरिया उनको मिला था उस एरिया से ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर कर लिया और इजराइल की सीमा बढ़ा दी। अरब कंट्रीज ने बहुत बार अटैक किया और बहुत वॉर हुई। इन यहूदियों ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था, इनके पास बहुत दिमाग था, इनके पास बहुत सारे हथियार थे और बहुत सारी टेक्निक्स थी, और इनकी वजह से इनको आज कोई हिला नहीं सकता। कि ये अरब कंट्रीज़ ने इतने साल से अटैक कर रही है, लेकिन आज तक इनको कुछ नहीं कर पाई, और आज भी वो देश खड़ा है इजराइल। कि इस बार जो अटैक हुआ है उसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली मर चुके हैं, और कितने यहूदियों को पैलेस्टीनियनों ने किडनैप करके वो पैलेस्टीन लेके गए हैं। ये हमास की बात जो हम सुन रहे हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जो पैलेस्टीन को फ्री करना चाहता है, यानी वो इजराइल को ख़त्म करके फिर से वहाँ पर एक पूरा पैलेस्टाइन बनाना चाहते हैं। इस हमास को पूरी दुनिया में टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में किसी एक यहूदी को भी अगर कोई मारता है तो उसकी क्या हालत करते हैं ये लोग, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी कि इन्होंने 1200 से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया है। कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ है वैसे उनकी मोसाद करके एक खुफिया एजेंसी है, उनके जो ऑपरेशंस हुए हैं वो 2 ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं और यहूदियों के साथ जो हुआ है उसका बदला ये लोग कैसे लेते हैं। इजराइल की जो मोसाद है उसका पहला ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। उस ऑपरेशन का नाम है व्रत ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का कहर। अगस्त 1972 में जर्मनी का एक शहर है म्यूनिच, वहाँ पे समर ओलंपिक होने वाले थे। उस समर ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ी भाग लेने वाले थे। वो 11 खिलाड़ी जिस होटल में रुके हुए थे, 8 पैलेस्टीनी आतंकवादी घुस जाते हैं और उनको हॉस्टेज बना लेते हैं। और इन 11 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों ने इनके साथ लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने 3 खिलाड़ियों को वहीं पर मार डाला और बाकी जो बचे थे उनको हॉस्टेजेस बना लिया। और उन्होंने एक डिमांड रखी, उन्होंने इजराइल के सामने एक शर्त रखी कि इन खिलाड़ियों के बदले में आपको 234 पैलेस्टीनियन जो आपकी जेल में बंद है उनको रिहा करना होगा। जैसे ही ये मांग इजराइल को पता चली, इजराइल की एक पॉलिसी है कि वो टेररिस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इजराइल ने सीधा मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। आज अमेरिका है, इंडिया है, उनकी भी यही पॉलिसी है कि वो टेररिस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे ही इजराइल ने मना किया, उन आतंकवादियों ने गुस्से में आकर और 2 खिलाड़ी को मार डाला और उनकी लाश बाहर फेंक दी। उसके बाद इजराइल ने जर्मनी के पास कमांडो ऑपरेशन की मांग की, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। और बाद में पैलेस्टीनियन आतंकवादी जो थे उनको समझ में आ गया कि इजराइल उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको पता चल गया कि इजराइल उनकी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी मांग बदल दी। उन्होंने जर्मनी की गवर्नमेंट से कहा उनको एक गाड़ी चाहिए जो कि उनको एयरपोर्ट तक ले जा सके, वहाँ पे उनको एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसमें सारे खिलाड़ियों को लेकर वो लोग अपने देश जाना चाहते हैं। इस डिमांड पे जर्मनी मान गई और जर्मनी का सोचना था कि जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पे आएंगे तो वो लोग कमांडो ऑपरेशन करेंगे और उन सब टेररिस्ट को वो लोग मार डालेंगे। और जैसे ही ये टेररिस्ट इन सब खिलाड़ियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ पे गाड़ी से उतरने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जर्मनी के कमांडो वहाँ पे फायरिंग चालू कर देते हैं। और जैसे ही इनको पता चलता है कि यहाँ पे जर्मनी ने हमारे ऊपर कमांडो ऑपरेशन चालू कर दिया है, तो इन सब आतंकवादियों ने वो सारे खिलाड़ी जो बचे हुए थे, उनके साथ जो इजरायली खिलाड़ी थे, उन सबको उन्होंने मार दिया और 5 आतंकवादी भी मारे गए और 3 को जर्मनी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। और इस तरह से उन पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को वहाँ म्यूनिच पे मार डाला। और इस दिन को ब्लैक सितंबर भी बोला जाता है और म्यूनिच मैसेकर भी बोला जाता है। और जिस ऑपरेशन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ वो शुरू अब होता है, द व्रत ऑफ गॉड, कि भगवान का कहर। जब ये घटना हुई थी उस टाइम इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर यानी एक लेडी थी। वो लेडी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और मोसाद को ये ऑपरेशन दिया कि इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी, इसमें जो भी होगा वो सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, लेकिन आपको ये ऑपरेशन करना होगा। और उस ऑपरेशन का एक ही टारगेट था कि इस मसाकर में, इस म्यूनिच मसाकर में, कि जिसमें 11 खिलाड़ियों को मारा गया था, उसमें जो जो आतंकवादी थे, उस आतंकवादियों को जिसने मदद की थी, जिसने पैसे दिए थे, जो डॉक्टर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, और जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, वो लंदन में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में उसे ढूंढ के मारा जाए, ये उनका टारगेट था। और गोल्डा मेयर इतनी स्ट्रांग थी कि जब ये म्यूनिच मैसेकर हुआ था, जब 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया था, तो उसने कहा था कि अगर आज हम लोग ने कुछ नहीं किया
अगर आज हमने दुनिया को नहीं दिखाया कि हम यहूदी कितने स्ट्रांग है और हमारे लोगों को बचाने के लिए हम किस हद तक जा रहे हैं, तो ये दुनिया वाले हमें मिटाने की कोशिश करेंगे। यहूदियों का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। इसीलिए हमें जवाब देना होगा। हमें इनको एक मैसेज पहुंचाना होगा कि हम अपने लोगों की रक्षा कैसे करते हैं। और उसने अरब कंट्रीज़ के लिए कहा था, अरब्स हैव टू लव देयर चिल्ड्रन मोर देन दे हेट अस। अरब लोगों को हमसे जो नफरत करते हैं उससे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करना होगा, नहीं तो ये चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ेगी। और उसने वो करके दिखाया। इस ऑपरेशन में एक टीम बनाई गई और उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि ये जो म्यूनिख मसकर हुआ था, मोसाद की जो टीम बैठी थी, उन्होंने पता लगाया कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है और उसका नाम पता चला मोहम्मद दाऊद उदे। यूरोप के कोने कोने में, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज से जिन लोगों ने उसमें मदद की थी वो छुपे हुए थे। उनको पकड़ पकड़ के इन्होंने मारा। किसी को गोली मार दी गई, किसी को बम से उड़ा दिया, कोई घर में सोया हुआ था उसके बेड के नीचे बम लगा दिया गया। और ऐसे एक एक करके वो लोग मरते गए। और ये ऑपरेशन 18 साल तक चला था। और एक एक आदमी को पकड़ के, जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, उन सबको पकड़ पकड़ के मारा गया। और जानते हैं गोल्डा मेयर क्या करती थी? जब भी इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी मरता था, जिन खिलाड़ियों ने उस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई थी, उनकी फैमिली को गोल्डा मेयर खुद फ़ोन करती थी और बताती थी, आपके पति का या आपके बेटे को मारने वाले जो है, उनमें से एक की आज मौत हो चुकी है। ये पर्सनली बताने वाली गोल्डा मेयर थी। ये बताना चाहती थी कि हम इजरायली, हम यहूदी इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने जो किया है हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। सोचिए, 11 लोगों के मरने पर इजराइल एक ऐसा ऑपरेशन चलाता है जो 18 साल तक चलता है और उसमें जुड़े एक एक आदमी को दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर मारता है। तो इस बार तो 1200 लोगों की जान गई है। और उसके बाद एक दूसरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। हम आज सोच रहे हैं कि इजराइल पूरे गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर देगा, वहाँ पे बहुत मासूमों की जान जा रही है। लेकिन इन इजराइलियों ने, इन यहूदियों ने अपने ऊपर ये अत्याचार देखे हैं, उन्होंने इतना बर्दाश्त किया है, तब जाके ये डिसीजन पे आए हैं कि अगर उनको ज़िंदा रहना है, अगर उनको अपना देश बचाना है, तो उनको ये करना पड़ेगा। ये बात तो गलत ही है। जब अटैक होता है या जब वॉर होती है तो दोनों तरफ से सिविलियंस की जान जाती है, दोनों तरफ से बेकसूरों की जान जाती है। इसलिए ये युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई ही ऐसी है कि कोई अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपने देश को बढ़ाने के लिए लड़ रहा है।